हेलो फ्रेंड्स। धर्मशाला टेस्ट में तीसरे दिन ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आज जो बॉडी लैंग्वेज थी इंग्लैंड के पूरे प्लेयर्स की, जो 11 की टीम थी इनकी, सारे के सारे प्लेयर्स के कंधे झुके हुए थे और ये भी साफ था कि इस विकेट के ऊपर कैन यू बिलीव इट कि इंग्लैंड की टीम 218 पे ऑल आउट हो गई। और हमारी बल्लेबाजी में अगर आप देखिए तो टॉप 5 जो बैट्समैन थे हमारे, सबके नाम हाफ सेंचुरी तो कम से कम है और 3 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज है हमारे टॉप 5 में। अगर आप देखें तो देवदत्त पडिक्कल जो कि यहाँ पे डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने भी 65 रनों की एक शानदार पारी खेली। हाँ, भले वो अपनी सेंचुरी से चूक गए हो, लेकिन जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है और इस मैच में मैं कहूंगा सबसे बड़ा इंपैक्ट जो था वो था कुलदीप यादव का। इस वजह से क्योंकि अगर पहले दिन अगर 5 विकेट का हॉल ना लेते हो, उस स्पेल ना डालते, तो हो सकता था कि इंग्लैंड की टीम इस विकेट पे बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से 450 रन तो बना ही देती। लेकिन वो जो पंचर किया है टायर को कुलदीप ने, और जिस तरीके से वो पंचर हुई है टायर अब इंग्लैंड का, इस मैच में हवा भरना, उस टायर को हवा भरना बहुत मुश्किल होगा और वापसी करनी इस मैच में। और 255 रनों की लीड हो चुकी है। जो टीम पहली इनिंग्स में 218 ऑल आउट हो चुकी हो, वो टीम ये तो सोच ही नहीं सकती कि हम दूसरी इनिंग में 250 की लीड उतार के और फिर ये मैच जीत जाएंगे। मतलब जो रिजल्ट आना है वो तो इंडिया के फेवर में ही आना है, ये बात साफ है। और ये तीसरे दिन आएगा कि चौथे दिन, इसी बात का इंतजार है। और कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि अब जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है इंग्लैंड के प्लेयर्स के चेहरों पे, 9वें विकेट की पार्टनरशिप, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 9वें विकेट के लिए दोनों ने, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने, कुल मिला के 108 गेंदें खेल गए, मतलब 18 ओवर बैटिंग कर गए हैं, 19 ओवर लगभग। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में 45 रनों की, 45 रन की पार्टनरशिप हुई है। इंडिया का जो 8वां विकेट गिरा था वो गिरा था 428 के स्कोर पे और इंडिया अपना दिन फिनिश करता है 473, 473 4-8, मतलब ऑल आउट नहीं कर पाती है इंग्लैंड की टीम। और इसका मतलब ये साफ है कि इंग्लैंड की टीम का सिर्फ यही मकसद था इस मैच में आने का कि हम बस खेलने आ गए, जीतना ना जीतना वो नहीं सोच रहे थे इस बारे में। और ये भी अब उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख के पता लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी मैच खत्म हो और जितना जल्दी हम फ्लाइट लेके इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाए। मतलब ये साफ है कि हो सकता है कि दूसरी इनिंग जो इंग्लैंड खेलेगा उसमें कल ही ये निपट जाए और कल ही ये मैच फिनिश हो जाए, कल ही मैच खत्म हो जाए और 4-1 से सीरीज इंडिया अपने नाम कर ले। कहीं ना कहीं ये तो दिख गया जो बेन स्टोक्स की टीम ने गलतियां की हैं फील्ड में। अगर आप देखें तो कितने रनआउट्स के मौके छोड़े, कितने हाफ चांसेस उन्होंने छोड़े, कितने कैचेस उन्होंने मिस किए हैं। तो उसके अलावा कुल मिला के अगर आप देखें तो इन्होंने कुल मिला के 125 रन तो इन्होंने फालतू में दिए हैं। अगर वो कैचेस पकड़ लेते ना तो हो सकता है कि इंडिया ये 473 पर 8 है, लेकिन हो सकता है कि 380 पे भी 6 या 7 हो सकती है, वहां से 400 ऑल आउट भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरीके से इस मैच में हथियार डाल चुकी है। अब देखना तो ये है कि ये मैच तीसरे दिन फिनिश होता है या फिर चौथे दिन, क्योंकि रिजल्ट तो पक्का है और किस तरफ होगा रिजल्ट ये भी लगभग पक्का हो चुका है। क्योंकि आप माने या ना माने, इंग्लैंड ये भी नहीं सोच सकता कि हैदराबाद में जो इंग्लैंड की टीम ने किया था कि 190 रनों की लीड उतार के उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मैच पलट दिया था, यहाँ पे ये करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब जो पिच है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो विजिटिंग टीम होती है उसका अगर बैटिंग फर्स्ट आ जाता है, मान लीजिए वो टॉस जीत गई, तो किस तरीके का इंपॉर्टेंस हो जाता है, ये शायद इंग्लैंड की टीम अब सोच रही होगी। और उन्हें हमेशा से इस पूरी टेस्ट सीरीज में जो चांसेस उनको पकड़ने चाहिए थे, वहां पे उन्होंने मैच छोड़ दिया और मैच गवा बैठी है। कितने ऐसे चांसेस थे, चाहे आप रांची टेस्ट याद करें या फिर आप राजकोट टेस्ट याद करें, जहां पे बेन डकिट ने लगभग एक ही ओवर में इतने रन्स बना दिए थे और सुबह आके वो रिवर्स स्वीप मारा था, जो रूट ने वहां से उनका कोलैप्स देखने को मिला था। तो कई ऐसे चांसेस हैं जिसको सोच रहा होगा इंग्लैंड कि हमने ये टेस्ट सीरीज शायद अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच जीत गई थी और जो टीम पूरी टेस्ट सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से आपके मुकाबले में कमजोर हो, आप माने या ना माने, लेकिन इंडियन टीम इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक कमजोर बैटिंग लाइनअप तो थी। तजुर्बे के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में हम उनसे बेहतर नहीं थे बैटिंग में। हाँ, हमारी गेंदबाजी हमारी ताकत थी और उन्होंने हमें कमबैक भी करवाए कई मौकों पे, चाहे हमारे पेसर्स हो या स्पिनर्स। लेकिन जो हमारी इस पूरी सीरीज में कमजोरी थी वो थी हमारी बल्लेबाजी, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो, देवदत्त पडिक्कल हो आज, या फिर सरफराज खान हो, या फिर रजत पाटीदार हो। इन सभी ने अपने आप को कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिल नहीं रहा या फिर आप मौका दे नहीं रहे। अगर आप देंगे तो हम परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज दिखाई है आज आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों ने। और अगर ऐसे ही लड़के आते रहे तो आपका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, व्हाइट, माफ कीजिएगा, रेड बॉल क्रिकेट में भी। और क्योंकि अभी ये नए आ रहे हैं लड़के, तो इनको ग्रूम करना पड़ेगा। आगे जाके आपको दिखते आएंगे जब वो ओवरसीज में जाएंगे, क्योंकि वहां पे बाउंस होगा, पेस होगा, स्विंग होगा, तो उसको टैकल करना आना चाहिए। तो अभी प्रोग्रेस करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इन सभी लड़कों पे। खास करके मैं कहूंगा जिस तरीके के अभी यशस्वी जायसवाल ने भी फॉर्म दिखाया है, लेकिन जब ओवरसीज में जाएंगे तो किस तरीके का फॉर्म दिखाते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा।
तो कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसी लगी? अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब कल क्या होता है मैच में, वो मैं आपको कल आके बताऊंगा कि कल क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच।